स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का एक टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र एवं इसके घटक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगठकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। इसमें इसके जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। परितंत्र के भीतर पाए जाने वाले पौधे तथा प्राणियों की समष्टियां एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करती। ये सदैव एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं तथा परस्पर मिलकर समुदाय बनाती हैं और वे बाहरी पर्यावरण से कार्यात्मक संबंध बनाए रखती हैं। परितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टता निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है और इसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसमें उत्पादकता ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर होती है। यह विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। दरअसल पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की चर्चा करेंगे। इसके दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। पहला, अजैविक घटक। परितंत्र में अजैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आते हैं। इसमें बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तथा रासायनिक एवं भौतिकी प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी दशाएं भी शामिल होती हैं। प्रत्येक अजैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, मगर प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और बदले में उन कारकों से भी प्रभावित करता है। कोई जीव अपने पर्यावरण में कहाँ कितनी अच्छी तरह से रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक अजैविक कारक ही होते हैं। इसलिए इसे सीमाकारी कारक भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अजैविक कारकों का विवरण हम देखेंगे। सबसे पहले सौर ऊर्जा। प्रकाश हरे पौधे के लिए आवश्यक है जिसके द्वारा वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सभी प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हरे पौधे द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। प्रकाश की तीव्रता, अवधि व तरंगदैर्घ्य ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो जीवों के क्रियाकलापों का नियमन करते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाली प्रकाश ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दूसरा है वर्षण। वर्षण चाहे जिस रूप में भी हो, अधिकतर जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्षण पर ही निर्भर होते हैं। तीसरा है आर्द्रता और जल। अनेक पौधे तथा प्राणियों के लिए वायु की नमी होना आवश्यक है ताकि वे सही ढंग से कार्य कर सकें। कुछ प्राणी केवल रात में ही अधिक सक्रिय होते हैं जब आर्द्रता अधिक होती है। जलीय आवास पर रासायनिक तथा गैसीय मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का तथा गहराई में अंतर आने का प्रभाव पड़ता है। चौथा है तापमान। अनेक जीव अपने जीवन के क्रियाकलाप 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 185 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ही करते हैं। कुछ जीव इससे काफ़ी नीचे तापमान पर भी जीवित बने रहते हैं तो कुछ अत्यधिक उच्च तापमान के प्रति भी सहाय होते हैं। तापमानों में दैनिक तथा ऋतुपरक परिवर्तन अक्सर सीमाकारी कारकों के रूप में कार्य करते हैं।
पांचवा है अवस्तर, यह वह पदार्थ आधार होता है जिस पर जीव रहता है। उदाहरणतः मृदा प्रारूप वनस्पति के लिए सीमाकारी कारक है और फिर यही वनस्पति उस आवास में रहने योग्य प्राणी जीवन के लिए निर्धारक बन जाती है। छठा है मौसम तथा जलवायु। मौसम किसी भी स्थान के एक समय पर तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन में छादन तथा अन्य वायुमंडलीय दशाओं का एक संयोजित स्वरूप होता है और इसका जीवधारियों पर बहुत प्रभाव होता है। जलवायु एक दीर्घकालीन औसत मौसमी प्रतिरूप है। सातवां स्थलाकृति, अलग अलग प्रकार के स्थल स्वरूप जैसे पर्वतों, नदी, घाटियों, भृगु चट्टानों आदि का जीवों की उपस्थिति एवं उनके वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आठवां है तुंगता तथा अक्षांश, जिसको एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर अक्षांशों पर वर्षण तथा तापमान दोनों में भिन्नता पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकती है। नवा है पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फास्फेट, नाइट्रेट, पानी तथा धातु। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जीवन के आवश्यक घटक हैं तथा इसकी पारिस्थितिकी तंत्र में अहम योगदान है। अब हम अजैविक के पश्चात जैविक घटकों को देखेंगे। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक स्वपोषित होते हैं, जो कि साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं, और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। जैविक घटकों को मूलतः तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पहला है उत्पादक या स्वपोषी संघटक। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़युक्त पौधे, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लावक नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है तो पादप प्लावक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियों या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार होता है। दूसरा है उपभोक्ता। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हो। प्राथमिक उपभोक्ता या शाक भक्षी कहलाता है, जैसे चरने वाले पशु, बकरी, खरगोश, ऊंट आदि। द्वितीय उपभोक्ता, वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता, इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शार्क, शेर, बाघ आदि। और हमारा अंतिम जो है अपघटक या मृतजीवी, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधे तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। यह मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।